दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसकी पासपोर्ट रैंकिंग बहुत जरूरी होती है, जो इस बात पर निकाली जाती है कि इस देश के पासपोर्ट से कितने आदमी कितने देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकता है। जहां 2006 में भारत की रैंकिंग इस लिस्ट में 71 थी, वो आज गिरकर 87 पर आ गई है। आज जहां भारत विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है और दुनिया को डोमिनेट करना चाह रहा है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं, उसने काफी परेशानियां हमारे लिए खड़ी की हुई हैं। लेकिन भारत का पासपोर्ट आखिर इतना कमजोर क्यों है? इसके पीछे किसकी गलती है? इन्हीं सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज जापान जैसे देश इस पासपोर्ट रैंकिंग के टॉप पर हैं। जापान के सिटीजन्स आज 193 देशों में बिना किसी वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं और सिंगापुर के लोग 190 देशों में। इसके अलावा अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो इसमें फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और स्पेन जैसे देश शामिल हैं। भारत के पासपोर्ट होल्डर्स नेपाल, थाईलैंड, बोलीविया, फिजी, ईरान और भूटान समेत अभी 67 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 2006 में भारत की रैंकिंग 71 थी और वो गिरकर 87 हो गई। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि जब हमारी पोजीशन 71 थी, तब इंडियन पासपोर्ट पर आप सिर्फ 25 देशों में ट्रैवल कर सकते थे, जबकि आप आज 67 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि भारत का पासपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग तो हो रहा है, लेकिन बाकी देशों ने उसे रेस में पीछे छोड़ दिया है, जिस वजह से उनकी रैंकिंग बढ़ती जा रही है और भारत नीचे की तरफ जाता जा रहा है। 2022 की 87th रैंक फिर भी एक तरह से भारत के लिए इंपॉर्टेंट कही जा सकती है, क्योंकि 2019 से पहले भारत 83rd पोजीशन पर गिरा, फिर 2020 में 85 पर और 2021 में तो 90th पोजीशन पर आ गया, जिसके बाद दोबारा से इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है। इससे पहले हम इस पर बात करें कि आखिर भारत का पासपोर्ट इतना कमजोर क्यों है, पहले आपके लिए जानना भी जरूरी है कि यहाँ पर किस पासपोर्ट की बात हो रही है। भारत में इस टाइम 4 तरह के पासपोर्ट इश्यू किए जाते हैं। इसमें से पहला पासपोर्ट है ब्लू पासपोर्ट, जो कि नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, और अगर आप कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यही पासपोर्ट दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा पासपोर्ट है ऑरेंज पासपोर्ट, जो कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कैटेगरी में आता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो हाईली स्किल्ड या एजुकेटेड नहीं होते और उन्हें काम के लिए ज्यादातर गल्फ कंट्रीज में जाना होता है। फिर आता है मरून कलर का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जो कि भारत के राजदूतों और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इश्यू किया जाता है, जिससे उन्हें प्रायोरिटी मिलती है। आखिर में सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है व्हाइट पासपोर्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है जो सरकार के काम से विदेश जाते हैं। इन पासपोर्ट होल्डर्स को कस्टम डेस्क से लेकर माइग्रेशन डेस्क में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन जब भी रैंकिंग निकाली जाती है तो हमेशा ही ब्लू पासपोर्ट की बात होती है, जो कि आम लोगों के लिए। अब आते हैं आखिर इंडियन पासपोर्ट इतना कमजोर क्यों है। इंडियन पासपोर्ट के कमजोर होने की एक बड़ी वजह हमारी पॉपुलेशन भी है। यहाँ से हर साल लाखों स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स दूसरे देशों में जाते हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया इमिग्रेंट्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर रही है। फिर चाहे वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हो या यूके में बोरिस जॉनसन, ये सभी नेता इस वादे पर इलेक्शन लड़ रहे थे कि वो इमिग्रेशन पॉलिसी को ज्यादा टफ बना देंगे। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत के वर्कर्स इस वक्त वेस्ट के काफी सारे देशों में बहुत ज्यादा डिमांड में, और इसी वजह से वहां के लोकल लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। उनके अपने सिटीजन्स के बीच में बेरोजगारी बढ़ रही है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा के रूल्स को काफी टाइट कर दिया था। ये वीजा उन हाईली स्किल्ड लोगों को दिया जाता था जो यूएस में आकर काम करते थे। बहुत सारे भारतीय लोगों ने इस वीजा का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपने करियर्स बनवाए, लेकिन इस वक्त एक H-1 वीजा लेने के लिए आपको 3 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यही ट्रेंड हम बाकी देशों के साथ भी देख रहे हैं। यूके की बात करें तो वहां पर Tier 2 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वर्क वीजा के रूल्स को भी बदल दिया गया है। पहले इस वीजा के चलते यूके में जाकर काम करना इंडियंस के लिए काफी आसान था, लेकिन अब उन्होंने इस पर एक हायर सैलरी थ्रेशोल्ड लगा दिया है। यानी कि अगर आपकी सैलरी एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा है तभी आपको ये वीजा दिया जा सकता है। इसको लेकर यूरोप के कई इमिग्रेशन वर्कर्स ने यूके होम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर भी कहानी कुछ ऐसी है। ऑस्ट्रेलिया में सब क्लास 457 वीजा कैटेगरी के चलते स्किल्ड वर्कर्स को वहां अलाउड था, और इस वीजा का फायदा उठाने वाले लोगों में से 22% लोग भारतीय थे। लेकिन अब उन्होंने सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और एक टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा को इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिससे 90,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर इम्पैक्ट पड़ा है।
इसी के साथ सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी अब अपने वीजा रूल्स को काफी टाइट कर दिया है। आज हम पूरी दुनिया में एक राइट विंग का रिजर्जेंस देख रहे हैं। हर तरफ राइट विंग लीडर्स देश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं और इसी वजह से इमिग्रेंट्स को लेकर वहां पर एक अनवेलकमिंग एनवायरनमेंट पैदा हो गया है। सभी देश चाह रहे हैं कि वो कम से कम लोगों को अपने यहाँ वीजा दें और खुद की पॉपुलेशन में से ही एक स्किल्ड वर्कफोर्स खड़ी करने की कोशिश करें, और इंडियन प्रोफेशनल्स अब उनके लिए एक बड़ा खतरा है। पैंडेमिक के कारण भी अब दुनिया थोड़ी सी बंद हो गई है और अब पिछले सालों में इतना ज्यादा वीजा का बैकलॉग पड़ा हुआ है कि उसे क्लियर करने में बहुत वक्त लगेगा। अगर आपको आज चेन्नई या हैदराबाद से एक टूरिस्ट वीजा भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको 999 दिन से ज्यादा का वेट करना पड़ सकता है अपने इंटरव्यू के लिए। हमने वीजा की प्रॉब्लम तब भी देखी थी जब वेस्ट इंडीज के टूर पर गई इंडियन क्रिकेट टीम को फ्लोरिडा में मैच खेलना था, लेकिन कई प्लेयर्स के पास यूएस वीजा नहीं था। खैर यहाँ पर तो सरकार ने इंटरफेयर करके इन्हें वीजा दिला दिया था, लेकिन कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कंट्री के साथ साथ इंडिविजुअली भी खेले जाते हैं, जैसे कि चेस। अब अगर एक चेस प्लेयर को कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए वीजा चाहिए और उसके पास सरकार में कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो क्या वो अपने वीजा के लिए सालों तक का वेट करेगा? भारत में वीजा की प्रॉब्लम इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यहाँ पर हम डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते हैं। वैसे तो हमने डुअल सिटीजनशिप पर अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन संक्षेप में समझें तो डुअल सिटीजनशिप में एक ही व्यक्ति 2 देशों की नागरिकता ले सकता है। इसका फायदा ये है कि फिर आप इंडियन पासपोर्ट के साथ साथ एक दूसरे देश का पासपोर्ट रख सकते हैं। अब जिस देश में आपको वीजा फ्री ट्रैवल करना है, आप वहां पर उस हिसाब से अपने पासपोर्ट को यूज कर सकते हैं। खैर भारत में डुअल सिटीजनशिप को लेकर एक काफी लंबी डिबेट हमेशा से चलती आई है। एक पक्ष है जो पूरी तरह से इसके समर्थन में है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही सीरियस रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत ये काम नहीं कर सकता। अगर भारत डुअल सिटीजनशिप अलाउ कर देता है तो ये मुमकिन है कि खालिस्तानी या फिर पाकिस्तानी टेररिस्ट के पास इंडिया में अपने हैंडलर्स भेजने के लिए ज्यादा ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसके अलावा डुअल सिटीजनशिप्स के कारण ये भी मुमकिन है कि कई सारे अमीर लोग अपना टैक्स ना देने के लिए कुछ लूप होल्स ढूंढ लें, जो कि कई परेशानियां सरकार के लिए खड़ी कर सकता है। तो अब यही रास्ता है कि भारत को अपने पासपोर्ट की स्ट्रेंथ पर काम करने की जरूरत है। एक पासपोर्ट की स्ट्रेंथ सिर्फ आपके सिटीजन्स को ही फायदा नहीं देती है, बल्कि ये भी बताती है कि ग्लोबल स्टेज पर आपकी क्या हैसियत है। ये एक बहुत ही पावरफुल डिप्लोमेटिक टूल है जो एक कंट्री की ग्लोबल इमेज को दुनिया के सामने रिफ्लेक्ट करता है। अगर आज जर्मनी और जापान जैसे देशों के पास इतनी हाई रैंकिंग है तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि बाकी देशों के साथ उनके रिश्ते कितने अच्छे हैं और किस स्तर पर ये देश वहां के सिटीजन्स को ट्रस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में इसको लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। कई सारी फॉरेन विजिट्स में सरकार के एजेंडा पर यह मसला भी रहता ही है, और इसके साथ साथ सरकार ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम का दूसरा फेज भी शुरू कर दिया है। इसमें विदेश मंत्रालय और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बीच में कोलैबोरेट किया जा रहा है, और इनकी एक प्रायोरिटी तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को पासपोर्ट दिए जाएं, और साथ ही साथ ग्लोबल इमिग्रेशन को और भी ज्यादा स्मूथ बनाना भी उनके ऑब्जेक्टिव्स का एक मेन हिस्सा है। खैर इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आने वाले देश का पासपोर्ट इतना कमजोर आना चाहिए, और हम इसे सुधारने के लिए क्या करें? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।